Students, we have already discussed about the electric current and the electric potential difference. Now the question is there any relationship between this electric current and electric potential difference? Yes, there is a relationship between the electric current and electric potential difference. George Simon Ohm, a well-known German physicist, gave a relationship between electric current and potential difference. उन्होंने क्या किया, जो जॉर्ज साइमन ओम ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, उसी को उन्होंने एक रिलेशनशिप के फॉर्म में दिया और उसी को जो है ओम्स लॉ के नाम से जाना गया। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज बैटरी, ये आपकी बैटरी है। This is your battery and this is your positive terminal and this is negative terminal of the battery. ठीक है, this is key। ये आपका रियोस्टेट है। अब रियोस्टेट क्या करता है, ये रेजिस्टेंस को वेरी करता है। रियोस्टेट से आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। और ये एमीटर है विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव end of the emitter and this is the negative end of the emitter। Similarly यहाँ पे या वोल्ट मीटर को आपने जो है इसके साथ रेजिस्टेंस वायर के साथ जो है पैरेलल में लगाया है। ये जो आपका एंड ए और एंड बी है, ये एक रेजिस्टेंस वायर का है। ये एंड ए एंड एंड बी जो है आपका रेजिस्टेंस वायर का एंड है और वोल्ट मीटर को आपने इसके साथ पैरेलल में लगाया है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, जैसे ही आप प्लग इन करेंगे की को, तो क्या करेगा, करंट स्टार्ट करेगा फ्लो कर, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाता है, करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ से करंट आई स्टार्ट होगा और इस डायरेक्शन में करंट आई जो है आपका फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये करंट आई के फ्लो करने की डायरेक्शन है। तो ये सारा जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था, तो जॉर्ज साइमन ओम ने देखा कि जब उन्होंने एमीटर की रीडिंग नोट की, एक पर्टिकुलर उस रेजिस्टेंस रखी, तो एक उन्होंने देखा कि एमीटर की रीडिंग कितनी है। फिर साथ में ही उन्होंने साइमल्टेनियसली ये वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट की, तो उन्होंने पाया कि एमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग में कुछ रिलेशन आ रहा है। तो मान लेते हैं कि एमीटर की रीडिंग जैसे I1 1 एम्पियर उन्होंने नोट की। ठीक है, तो साथ में फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग उन्होंने नोट की तो 3 वोल्ट, ये कंसीडर कर रहे हैं, मतलब उस रिलेशन प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से जो है कोई भी रीडिंग आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एमीटर की रीडिंग है वो 1 एम्पियर आई और वोल्ट मीटर की लेट अस कंसीडर की 3 वोल्ट आई। फिर एमीटर की अब उन्होंने रियोस्टेट से आप वेरी कर सकते हैं करंट को, तो रियोस्टेट की जो हेल्प से उन्होंने रेजिस्टेंस को वेरी किया, तो देखा कि एमीटर की रीडिंग में भी चेंज आया है और वोल्ट मीटर की रीडिंग में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो जो एमीटर की रीडिंग सेकंड केस में, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन में जो एमीटर की रीडिंग आई, उन्होंने उसको भी नोट डाउन कर लिया। लेट अस कंसीडर दिस इज 2 एम्पियर, ये मान के चल रहे हैं, और वोल्ट मीटर की रीडिंग में भी कुछ डिफरेंस आया, दिस इज 6 वोल्ट। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ से रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को वेरी किया, तो करंट का जो फ्लो है वो कुछ और ही डिफरेंट रीडिंग दे रहा था। एमीटर की रीडिंग कुछ अलग आ रही थी, वोल्ट मीटर कुछ अलग रीडिंग शो कर रहा था। तो उन रीडिंग्स को भी उन्होंने नोट कर लिया और ये 3 एम्पियर की रीडिंग आ रही थी एमीटर में और 9 वोल्ट जो था आपकी रीडिंग आ रही थी वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो यहाँ इन रीडिंग्स को उन्होंने बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व किया और फाइंड किया कि अगर हम V और I पोटेंशियल और ये करंट का रेशियो निकालते हैं तो क्या होता है। जैसे फर्स्ट रीडिंग में देखिए 3/1, तो ये आ रहा है आपका 3, और यहाँ पे सेकंड रीडिंग है तो यहाँ पे आएगा 6/2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3, एंड नेक्स्ट रीडिंग में 9/3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3। ठीक है, तो ऐसे जॉर्ज साइमन ओम ने ये फाइंड आउट किया कि आपकी जो V ओवर I जो रीडिंग्स हैं सभी ऑब्जर्वेशन में करंट की रीडिंग्स वेरी कर रही हैं, साथ में पोटेंशियल की रीडिंग्स वेरी कर रही हैं, लेकिन जो V ओवर I का जो रेशियो था वो आपका हर रीडिंग में, हर ऑब्जर्वेशन में जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जैसे रीडिंग्स अगर यहाँ पे हम कुछ और लिखेंगे तो यहाँ पे V ओवर I की वैल्यू कुछ और भी आ सकती है। ठीक है, तो उन्होंने फाइंड आउट किया अगर
इन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट किया। तो ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वाई एक्सिस में लेते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को एक्स एक्सिस में अगर हम लेते हैं, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द हॉरिजन। ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये करंट की रीडिंग है, तो ये पोटेंशियल की रीडिंग, तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे करंट की रीडिंग और ये पोटेंशियल की रीडिंग, तो इस तरह से ग्राफ जो आपका बनता जाएगा। यहाँ पे करंट और ये पोटेंशियल, तो इस तरह से आपका जो है स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ जो है बनता जाएगा। तो पोटेंशियल और जो करंट का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बना और वो ओरिजिन से पास कर रहा था आपका, ठीक है। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस को केयरफुली अंडरस्टैंड किया, तो वहां से फाइंड आउट किया उन्होंने कि जैसे जैसे करंट की रीडिंग जो है वो इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे वोल्टेज की रीडिंग भी इंक्रीज कर रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि जैसे जैसे करंट की रीडिंग इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे वोल्टेज की रीडिंग भी इंक्रीज कर रही है। और अगर उन्होंने देखा कि अगर वो करंट की रीडिंग को डिक्रीज करते हैं, अगर वो करंट की रीडिंग को डिक्रीज करते हैं, तो वोल्टेज की रीडिंग भी साथ में डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप, ये वही रिलेशन था जो ओम्स लॉ के नाम से बाद में फेमस हुआ। और ये रिलेशन था कि आपका जो करंट है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आपके पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपकी जो फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, उसको आपको कांस्टेंट रखना है, ये चीज है, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर जो आपके कांस्टेंट रहेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो इसी लॉ को बाद में ओम्स लॉ बोला गया। तो इसको हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, और V ओवर I का जो रेशियो यहाँ पे आएगा वो एक कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन आप हटाते हो, तो जब हटाते हैं तो आपका क्या लगता है, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, तो ये कांस्टेंट है। और वहां से देख सकते हैं कि कांस्टेंट आ रही 333, ये सारी वैल्यू जो आपकी वो कांस्टेंट आ रही है। तो V ओवर I जो आपका कांस्टेंट आ गया, और इस कांस्टेंट को बोल दिया उन्होंने R से डिनोट किया, ठीक है। इस कांस्टेंट को ही R से डिनोट किया। तो यहाँ से आपकी एक रीडिंग ये भी आ जाती है, V इज इक्वल टू IR। ये भी एक रिलेशन आपका यहाँ से आ गया, V इज इक्वल टू IR, एंड दिस इज द famous Ohm's law which is the basic in the study of electricity। ये आपका Ohm's law है, V is equal to IR, ठीक है। और यहाँ पे जो ये R कांस्टेंट था, इसको नाम दिया गया रेजिस्टेंस का। R बच्चों Ohm's law है हमारा, V is equal to I into R, ये है हमारा Ohm's law का रिलेशन, V इज इक्वल टू IR। और यहाँ से जो ये R कांस्टेंट आपका आया वो है V अपॉन I, ठीक है। वोल्टेज और करंट का रेशो R जो कि कांस्टेंट है। तो थियोरेटिकली ये तो R, ठीक है। थियोरेटिकली R क्या है, तो इस R को बोलते हैं आप रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है, ओपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज जस्ट ऑपोजिशन। तो यहाँ रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो कंडक्टर में करंट के फ्लो को जो ओपोज करेगा उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी छोटी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं। देखिए जैसे रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी से समझते हैं। जैसे ये 2 बॉटल्स आपके सामने हैं। जैसे इस बॉटल को तो आपको पता है ये 1 लीटर की बॉटल है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 600 ml की है ये, ठीक है। लेकिन मैंने मेजर करके इस बॉटल के इक्वल वाटर यहाँ पे फिल किया है। ये भी 600, इतना वाटर है, 600 ml वाटर इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर्स आर देयर इन 2 बॉटल्स। दोनों की दोनों बॉटल्स में इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर है। अब देखिए अगर इस बॉटल का ये कैप क्लोज है, यहाँ से अगर मैं इसको ट्राई करूं कि यहाँ से पानी गिराने की कोशिश कर रही हूँ, तो पानी नहीं गिर रहा ना। तो इसका मतलब यहाँ से प्रूव होता है कि उसको पाथ चाहिए पहले तो फ्लो करने के लिए। किसी भी चीज को जो फ्लो करना है तो उसका पाथ क्लियर होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, मतलब उसको फ्लो करने के लिए स्मूथ पाथ चाहिए, तभी वो कोई चीज फ्लो करेगी। अब इसकी भी कैप क्लोज है, तो इसको भी मैं अगर ऐसे फ्लो करने की कोशिश करती हूँ तो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैंने इनकी कैप ओपन कर दी है, इसकी भी, और दूसरी बॉटल की कैप भी मैं ओपन कर रही हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं और देख पा रहे हैं कि दोनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर है, मासेस आर इक्वल। अब मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ नीचे, ठीक है।
तो ये आप देखेंगे तो आपने ये देखा होगा कि इस बॉटल से इमिडिएटली जो है वाटर वो नीचे गिर गया और ये बॉटल खाली हो चुकी थी, आपने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन ये बॉटल का इस बॉटल को खाली होने के लिए काफी टाइम लगा है उस बॉटल के बाद। ऑल्दो क्वांटिटी ऑफ वाटर्स आर सेम इन बोथ द बॉटल्स, लेकिन टाइम जो है पानी का नीचे गिरने का वो डिफरेंट था। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा और इसमें कम टाइम में पानी जो है नीचे गिर गया। तो क्या लगता है आपको कि इसको किसने रोका है? अब इस बॉटल में पानी को इमीडिएटली इक्वल टाइम पे नीचे गिरने से क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम थी, तो किसने रोका है? तो वो जो चीज इस बॉटल की रोक रही है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो वही है जो हम रेजिस्टेंस, मैंने अभी आपको बताया, ये जो रेजिस्टेंस है यही चीज है जो अपोज करती है, जो रेजिस्ट करती है। तो पानी को नीचे इक्वल टाइम में नीचे गिरने के लिए जो रेजिस्ट किया है जिसने, उसको बोल देंगे आप रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? एक ऑपोजिशन है जो फ्लो को रोक रही है। तो वाटर के फ्लो को जिसने रोका है और धीरे धीरे फ्लो हुआ है तो उसको बोल देते हैं रेजिस्टेंस। तो देख रही है क्या किस चीज ने रोका? इसका जो माउथ है आपका, बॉटल का जो माउथ है आपका, ठीक है, ये जो ऊपर का माउथ है ये क्या है? दिस इज वेरी नैरो एंड द माउथ ऑफ दिस बॉटल इज वेरी वाइड, आप देख रहे हैं, एंड दिस इज वेरी नैरो एंड दिस इज वेरी वाइड, ठीक है। तो वाइड मतलब एरिया काफी ज्यादा है, एरिया जो है काफी ज्यादा है, और ये नैरो है मतलब एरिया काफी कम है। तो यहाँ से आप क्या नोट डाउन कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस मतलब कम उसको रोका जा रहा है तो पानी जल्दी गिर रहा है, ठीक है, इजीली पानी गिर रहा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा तो आपकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी और जो वो उसको कोई रोकेगा नहीं तो इजीली फ्लो करेगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है, बहुत कम एरिया है इसका, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ पे कम है तो वो कम एरिया है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, तभी इसको रोका जा रहा है और पानी धीरे 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 नीचे गिर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में। इस तरह से हम रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की। अब आगे देखते हैं कि अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट, ऐसा यूनिट पे आते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? दैट इज ओम। ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ आपके जॉर्ज साइमन ओम जो है, और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। तो ऐसा यूनिट इसकी ओम है। और 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? 1 ओम, तो यहाँ देखिए R इज इक्वल टू V upon I। अगर आपका ये V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है और जो I आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो अगर 1 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 1 ओम। और इस ओम को जो डिनोट करते हैं, ओम को हम डिनोट करते हैं इस ग्रीक लेटर ओमेगा से, इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है, ग्रीक लेटर ओमेगा से ओम को डिनोट करते हैं। दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। और 1 ओम को अब डिफाइन करना है। तो आप देख पा रहे होंगे 1 ओम अब रेजिस्टेंस क्या करेगी? ये यही अलाउ करेगी ना करंट को, जैसे वो वाटर को अलाउ करेगी कि कितना वाटर कितने टाइम पे नीचे गिरना है, वैसे रेजिस्टेंस क्या करेगी? करंट को भी कंडक्टर में अलाउ करेगी। तो 1 ओम resistance is that much resistance which allow the current of 1 ampere to flow in a circuit when the potential difference across the conductor is 1 volt। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप 1 ohm को? तो 1 ohm resistance is the resistance of the conductor which allow the current of 1 ampere to flow through the conductor when the potential difference across the conductor is 1 volt। तो यहाँ भी डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं कि what is 1 ohm, ठीक है। तो ये था रेजिस्टेंस के बारे में। और 1 ohm जो रेजिस्टेंस कितनी होती है, रेजिस्टेंस इसके बारे में हमने स्टडी किया। अब आगे देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो रेजिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होगी आपकी? स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर जो है आपके रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं वो देखिए फैक्टर्स। तो बच्चों छोटी सी एक्टिविटी से हमने रेजिस्टेंस के बारे में समझने की कोशिश की। आगे देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब जिस कंडक्टर में आपका करंट फ्लो कर रहा है डिपेंड करता है उसकी लेंथ कैसी है।
अगर लेंथ किसी चीज़ की ज़्यादा होगी, आप वैसे ही सोचो, ज़्यादा लेंथ होगी तो ज़्यादा ऑब्स्टेकल आएगी रास्ते में, ज़्यादा लेंथ को क्रॉस करना है, ट्रैवल करना, तो बहुत सारी ऑब्स्टेकल आ जाती है। और अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो यहाँ से कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर का क्या, ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज लार्ज देन द रेजिस्टेंस विल बी लार्ज, ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जैसे अभी देखा हमने, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस आपकी कम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कम है तो रेजिस्टेंस आपकी ज्यादा है, तो वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस और लेंथ जो है आपके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और थर्ड जो है पॉइंट आपका नेचर ऑफ द मटेरियल। अब ठीक है, अगर लेंथ और कंडक्टर जो आपने यूज किया उसकी लेंथ भी सेम है, आपका एरिया भी उतना है, फिक्स कर दिया आपने, लेकिन फिर भी अगर रेजिस्टेंस जो है डिफरेंट हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल। अगर एक कंडक्टर आपका अलग मटेरियल का है, दूसरा कंडक्टर आपका अलग मटेरियल का है, ठीक है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर अलग अलग मटेरियल के कंडक्टर है, लेंथ दोनों की सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी उसमें रेजिस्टेंस अलग होगी और फ्लो ऑफ करंट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कॉपर में से करंट फ्लो करेगा तो किसी और स्पीड के साथ फ्लो करेगा। अगर कॉपर से ही बने हुए किसी अलॉय को हम लेंगे तो करंट वहां पे थोड़ा कम स्पीड के साथ फ्लो करेगा। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो फोर्थ लास्ट जो आपका है फैक्टर फैक्टिंग रेजिस्टेंस, वो है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का। अगर हम कंडक्टर की बात करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मेटल्स है उनकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। मेटल्स की, अगर मेटल्स की बात करें, आप मेटल्स की बात करें और टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगी। रेजिस्टेंस इस केस में, मेटल के केस में रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मेटल्स की जगह आप अलॉय ले रहे हैं, इन्हीं मेटल से बनने वाली जो अलॉय है आप उसको यूज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, ठीक है। और अगर आप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर, कोई सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इस तरह से सेमीकंडक्टर आप यूज करेंगे और फिर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस जो कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ रहा है उसमें, रेजिस्टेंस में। अगर आप मेटल्स ले रहे हैं, प्योर मेटल्स, उसकी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड द रेजिस्टेंस जो अलॉय की है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर के साथ, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस तरह इन सब फैक्टर्स को जब आप मैथमेटिकली लिखेंगे, ठीक है, जैसे ये दो फैक्टर है आपके, अगर हम इसको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दें तो क्या आ जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, where L is the length of the conductor, A is the area of cross section of the conductor and R is the resistance of the conductor, ठीक है। R is proportional to L upon A, ये आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद अब प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगता है। जब प्रोपोर्शनलिटी की जगह आपका ये इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और ये लेंथ अपॉन A। अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम डिनोट कर देते हैं रो से, और ये आ जाएगा रो L अपॉन A। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस का कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। दिस रो इज, अब ये रो क्या चीज है जो यहाँ पे आई, इसको देखते हैं। ये रो है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं, ये रो, इसको लिखते हैं RH रो, और ये क्या है हमारी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी है, ठीक है। रो जो है आपकी रेजिस्टिविटी है, बाकी तो आप लेंथ, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो रो आपकी रेजिस्टिविटी है। अब रेजिस्टिविटी क्या चीज है, रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अगर आप देखिए लेंथ यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, अगर लेंथ R इज इक्वल टू आपका ये रो L अपॉन A, ये एक्सप्रेशन है आपका। अगर आपकी लेंथ जो है 1 मीटर ले लेते हैं, से A को 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो R कितना आ जाएगा आपका, रो L1 है A, तो R और रो आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर इज ऑफ
length 1 meter and the area of cross section of the conductor is 1 meter square. तो resistivity is the specific resistance. इस तरह से हम जानते हैं कि resistivity जिसको आप रो से डिनोट करते हैं is the specific resistance of the conductor, और R is equal to rho L upon A is very very important expression. ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए. तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.